चलिए थोड़ा शांत हो जाओ जरा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक ग्राफ से बातचीत शुरू की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि खा लो, आराम से खा लो, ऐसे मुंह चलाते हुए बीच में बंद मत करो। लास्ट क्लास में जो हमने इकोनॉमी का एक ग्राफ बनाया था आप लोगों ने देखा होगा, और उस ग्राफ के अंदर हमने ये देखा कि जो वेरिएशन है दैट इज लाइक इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों को मिलाकर ही स्टडी किया जा सकता है। अगर आपके पास सिर्फ इनिशियल पॉइंट है या सिर्फ फाइनल पॉइंट है तो आप बीच का जो वेरिएशन है वो खुद से नहीं बता सकते। ये हमने लास्ट क्लास में देखा और उसी की हेल्प से हमने फंक्शन डिफाइन किए थे और फंक्शन की हेल्प से हमने ग्राफ ड्रॉ करके देखे थे और ग्राफ का थोड़ा बहुत मीनिंग समझने की कोशिश की थी। अभी बहुत ज्यादा तो नहीं समझा है लेकिन थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की थी। राइट नाउ द पॉइंट इज कि इस तरह से कुछ अगर हम फंक्शन लिखना चाहें तो वी कैन से कि अकॉर्डिंग टू लेट्स से दिस वन, जो वॉल्यूम है दैट इज डिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑन रेडियस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि V एंड R आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स? ये बात ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स इसलिए भी बोल रहे हैं हम इन्हें बिकॉज जैसे ही हम रेडियस का वैल्यू ऑल्टर करेंगे, रेडियस का वैल्यू चेंज करेंगे, तो वी विल फाइंड कि जो वॉल्यूम होगा दैट विल ऑल्सो चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेडियस को 3 मीटर्स पुट कर देता हूं तो वी विल गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। कितना आएगा? V इज इक्वल्स टू, सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई एंड फॉर R क्यूब वी कैन राइट कितना? 3, so it is 3 cube and now it is easy to calculate, it will become कितना? 36 pi। इतना वॉल्यूम आ गया। बट लेट्स थिंक कि अगर यही रेडियस 3 की जगह 2 होता तो वी वुड हैव गॉट अ डिफरेंट वॉल्यूम, विच मीन्स कि जो वॉल्यूम का वैल्यू है दैट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू रेडियस। राइट, यहां तक का डिस्कशन हमने कल क्लास में कर लिया था। अब हम इसके आगे की थोड़ी सी बातचीत देखते। इसके आगे हम ये फंक्शंस वगैरह के बारे में हमने कल बात की थी। अब हम एक डिफरेंशिएशन टर्म है इसके बारे में थोड़ा बात करना चाह रहे हैं एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट ग्राफ जिससे हमें थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज के चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए मिली थी। जैसे अगर मैं थोड़ा बहुत उस ग्राफ को प्लॉट करना चाहूं तो वो कुछ ऐसा नजर आ रहा था। दिस वॉज द इकोनॉमी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे एंड आई नॉट ड्रॉ सम परफेक्ट वैल्यूज, ऐसे ही थोड़ा रैंडमली ड्रॉ कर लेते हैं आज। और लेट्स से कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे एंड दोज पॉइंट्स वर, एक पॉइंट यहां पर मान लेते हैं, एक इधर मान लेते हैं, एक यहां पर, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, ये थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा इस तरह ऐसे। नाउ the general representation of these points shows कि हम अपने आप ये प्री एज्यूम कर लेते हैं that the value is increasing, right? इन पॉइंट्स को देखकर हमें लग रहा है कि initially the point is to its lowest value और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा होगा, that is why it has gone to this one and then to this one, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। but the problem is कि हम जब इन्हें ड्रॉ करेंगे तो we are not sure, हो सकता है ये ग्राफ यहां से शुरू होकर और ऐसे जा रहा हो, लेकिन हमने ये तो एज्यूम नहीं किया था। हो सकता है ये ग्राफ यहां से पहले और ऊपर जाता हो और फिर नीचे आता हो, हमने ये भी एज्यूम नहीं किया था। जो हमने खुद से सोच लिया था दैट वाज कि ये यहां से शुरू हुआ होगा एंड इट वाज जस्ट इंक्रीजिंग रैंडमली, ऐसे कुछ चेंज हुआ हो। ये हमारी खुद की एजम्पशन थी एंड फॉर नो रीजन, इसका कोई हमारे पास बेसिस नहीं है कि हम ऐसा क्यों सोच रहे थे। सो व्हेनेवर यू हैव टू डेटा पॉइंट्स, नेवर एज्यूम बाय योरसेल्फ कि वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही। वो वैल्यू का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम सिर्फ और सिर्फ तभी बता सकते हैं व्हेन वी नो द आउटपुट एट ऑल द पॉइंट्स। अगर मुझे हर एक पॉइंट पर आउटपुट नहीं पता है
तो मैं इस ग्राफ को ऐसे रैंडमली प्लॉट नहीं कर सकता था जस्ट बिकॉज कि मुझे इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता था. राइट नाउ द प्रॉब्लम, नाउ द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स कि मुझे ये तो समझ आ गया है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे लिखा जाता है. ये भी मुझे समझ आ गया है कि y विल चेंज अकॉर्डिंग टू x. बिकॉज y x के ऊपर डिपेंडेंट है, और किस तरह से डिपेंडेंट शो करते हैं वो भी पता चल गया है. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, तो दिस शोज कि मैं x की वैल्यू को चेंज करूंगा तो y विल चेंज. राइट नाउ लेट्स जस्ट थिंक कि अगर मैं x की जगह पर किसी भी एक एग्जांपल में, मेरे पास y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर एक एग्जांपल है, अगर मैं x की जगह पर 1 पुट कर देता हूं तो y कितना आएगा 4. परफेक्ट. अगर मैं x की जगह पर 2 पुट कर देता हूं y कितना आएगा 16. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैंने x को 1 से 2 किया तो y 4 से 16 हो गया? यस. लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैंने x को इंक्रीज किया तो y भी इंक्रीज हो गया? अगेन द सेम प्रॉब्लम कि 1 से लेकर 2 तक बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते. लेट इट बी 1.0001, 1.0002. ऐसे अगर आप सारे नंबर्स को देखोगे तो फाइनली यू विल फाइंड कि 1 और 2 के बीच में तो बहुत ही सारे नंबर, और मैंने आउटपुट इतने सारे नंबर्स पर नहीं देखा है, सिर्फ 2 ही वैल्यूज पर देखा है. कहां पर? 1 एंड 2. और हमारा जो आउटपुट है दैट हैज गॉन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 4 टू 16. तो मैं 1 और 2 पर कंपेयर करके तो बता सकता हूं दैट द वैल्यू इज इंक्रीजिंग. लेकिन क्या ये हमेशा ही इंक्रीज करता रहा था? ये मुझे नहीं पता. बिकॉज अगेन वी वुड गेट सम आउटपुट लाइक व्हेन x was 1 तो y का वैल्यू 4 था, एंड दैट्स परफेक्ट, 1,4. व्हेन x was 2 तो y का वैल्यू 16 था. बट द प्रॉब्लम इज कि क्या मैं यहां से ऐसे इस तरह गया था, या फिर मैं यहां से ऐसे गया था, या फिर मैं यहां से ऐसे घूम के आया था, या नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ गए थे? ये मुझे नहीं पता. और क्यों नहीं पता है? क्योंकि मुझे स्पेसिफिक पॉइंट पर वैल्यूज पता है, मुझे उसका ट्रेंड नहीं समझा. राइट. सो व्हाट वी शुड डू टू फाइंड दिस ट्रेंड. अब हमारे लिए ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट पर कैलकुलेट की गई वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है. मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1 पर कितना आ रहा है, 2 पर कितना आ रहा है, ये तो मैं देखकर यहां से सॉल्व कर ही लूंगा कभी भी. बट द रियल प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई दिस ट्रेंड कि क्या ये ट्रेंड में वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं या कम होती जा रही हैं, एंड सो ऑन. एंड फॉर दिस थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मुझे पता करना है कि जो वैल्यू है वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या ये वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, तो आई कैन नॉट टेक बिगर इंटरवल्स. अगर मैं बड़े इंटरवल लेता हूं जैसा कि मैंने अभी भी लिया 1 से 2, तो ये एक बड़ा इंटरवल है. और बड़े इंटरवल में प्रॉब्लम ये है कि उसके बीच में वैल्यूज किस तरह से मैनिपुलेट हो जाएंगी मुझे समझ नहीं आएगी. सो व्हाट वी शुड डू इज, हमें इस इंटरवल को धीरे 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 कम करते रहना चाहिए, एंड वी शुड ब्रिंग इट टू सच स्मॉल वैल्यूज कि उसके बीच में चेंज होने की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल फाइंड वैल्यू, सोचकर देखना जरा, इफ यू विल फाइंड वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 और आपके पास y का वैल्यू आ गया है 4. नाउ जस्ट थिंक, और वैल्यू अब आपको फाइंड करनी है एट 1.0000, ऐसे बहुत सारी 50-60 जीरो लिखी हुई है, एंड देन 1. एंड नाउ इफ यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ y, और ये वैल्यू ऑफ y आपको 4.0000 ऐसे करके, और 1 2 3 कुछ भी, मतलब थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा मिल जाता है, तो नाउ यू कैन से द ट्रेंड इज इंक्रीजिंग. बिकॉज
ये जो इंटरवल है ये इतना छोटा इंटरवल है कि इस इंटरवल के बीच में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता. वी कैन नॉट से कि सर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1.00 ऐसे करके 1 तक इनके बीच में भी कुछ चेंज आया होगा, ये पॉसिबल नहीं है. एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन डिफरेंशिएशन एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन ट्रेंड्स. ट्रेंड्स मतलब कि वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही. मतलब आप सोचकर देखो, लेट्स से यू गो टू अ हिल स्टेशन और आपको लगे कि यार ये वाली जगह बहुत ऊपर है, तो क्या ऐसा होता है कि हम हमेशा ऊपर की तरफ ही चलते रहते हैं? नहीं, इट डिपेंड ऑन रोड. कई बार रोड में ऐसा नीचे थोड़ा बम्प आता है, फिर हम नीचे की तरफ जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ जाते हैं. कई बार ऐसा मल्टीपल टाइम्स होता है, जबकि शुरुआत से मुझे पता रहता है कि मुझे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे से ऊपर जाना है तो सीधा ऊपर ही ऐसे ही चलना शुरू कर दिया. बिकॉज इनिशियल और फाइनल पॉइंट से इतनी ज्यादा चीजें पता ही नहीं चल पा रही. बट अगर आपको यह पता करना है कि क्या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूं या नीचे की तरफ चल रहा हूं, तो देन यू हैव दिस ऑप्शन कि आप जिस जगह पर हो यू कैन जस्ट पुट वन स्टेप अहेड, एक स्टेप आप आगे रखो और उस एक स्टेप से यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप ऊपर गए या नीचे गए, एंड दैट विल शो यू द ट्रेंड. तो जब आपके पास एक बड़ा इंटरवल था तो ट्रेंड को एनालाइज करना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे आपने उस इंटरवल को नैरो डाउन किया, नाउ इट बिकम्स इजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि असल में जो इंक्रीजिंग था वैल्यू या जो वैल्यू हम देख रहे थे वो डिक्रीजिंग. ऑल राइट, यहां तक बात समझ पा रहे हैं? सो ये जो स्मॉल चेंज है, जैसे हमने 1 से 1.0001 कर दिया है, दिस स्मॉल चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय dx. जिस भी वेरिएबल के आगे आपको d लिखा हुआ मिले तो आपको खुद समझना है इट रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल वैल्यू. अब ये वेरी स्मॉल क्या होता है? वेरी स्मॉल मतलब क्या बता सकते हो कि एक एटम का साइज वेरी स्मॉल में काउंट होगा या नहीं होगा? एटम का साइज कितने लोगों को लगता है कि होगा? 1 2, वेरी गुड. और कोई? कर दिया करो आंसर, तुम शर्माते क्या रहते हो ऐसे? बोलो, लगता है क्या एटम का साइज नहीं होगा वेरी स्मॉल? और दुनिया में बचा क्या है उससे छोटा? सब है. ओके, तो प्रोटॉन एक छोटा पार्टिकल. न्यूक्लियस बता देते हैं, न्यूक्लियस ठीक रहेगा. जस्ट कंपेयर बिटवीन न्यूक्लियस एंड एटम. किसी को पता है क्या न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, ऑर्डर कितना होता है? वेरी गुड, 10⁻⁻15 मीटर, राइट. और एटम का कितना होता है? 10⁻⁻10. और ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि द डिफरेंस बिटवीन अ वैल्यू ऑफ 10⁻⁻10 and 10⁻⁻15 means 1 lakh times the value. 10 की पावर 5 का डिफरेंस है उसमें. 1 लाख गुना बड़ा है एटम न्यूक्लियस से. 1 लाख गुना. एक बार इमेजिन करके देखो 1 लाख गुना बड़ी कितनी चीज होती है. ये वही एटम है जिसे अभी हम बहुत छोटा सा सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया, न्यूक्लियस की तरफ से देखना शुरू किया, तो न्यूक्लियस को लगा अरे मैं जितना बड़ा हूं मुझसे 1 लाख गुना बड़ी कोई चीज है. तो अभी क्या एटम का साइज बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव कि हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं. एक हाथी का साइज बड़ा है कि छोटा है? एलिफेंट. अगेन ऐसे पूरी अर्थ में देखोगे ना तो कहीं भी दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन अपने सामने देखोगे तो दिखाई तो देगा ही, और शायद भागना भी पड़ेगा वहां से. तो इसलिए ऐसी जगह पर बहुत ज्यादा डेयरिंग होने से कोई फायदा होता नहीं है. क्या लगता है चींटी का साइज बहुत बड़ा है क्या? पर्सपेक्टिव.
तो ये जो मैंने dx बोला है वेरी स्मॉल वैल्यू, इसमें भी क्या लगेगा, पर्सपेक्टिव. इट इज विद रेस्पेक्ट टू x. विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स विद रेस्पेक्ट टू द डेटा पॉइंट्स जिन पर आप काम कर रहे हैं. जिन पर हम काम कर रहे हैं मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूज लाइक x इज इक्वल टू 1, तो 1.0 मतलब 0.00001 इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू 1. लेकिन अगर यही चीज लेट्स से कि हम 0.00001 इसके रेस्पेक्ट में देख रहे होते तो फिर हम इसे स्मॉल नहीं कंसीडर करते, राइट. तो x के रेस्पेक्ट में वो बहुत छोटा होना चाहिए, देन वी विल ट्रीट इट एज dx. क्या हो गया, क्यों मुस्कुरा रहे हो बताओ, तुम बोलो, बताओ क्या हो गई ऐसी मुस्कुराने वाली बात, कुछ नहीं हुआ. थोड़ी स्मार्टनेस को ना अपने कंट्रोल में रखो. समझ पा रहे हो, यहां तक बात समझ गए. मतलब अभी तुम लोग थोड़ा नए नए आए हो ना, तो ऐसे स्मार्टनेस थोड़ी निकल निकल के भाग रही होगी. 10th क्लास से आए हो, जितनी 10th क्लास में पूरी बुक पढ़ी है ना बेसिक मैथ्स में खत्म हो जाएगी. अगर तुम ये भी सोच रहे हो कि मैं तो 95% लेके आया था, सिर्फ बेसिक मैथ्स में खत्म हो जाएगी. यहां तक बात समझ गए. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब हम ऐसे देखने वाले हैं कि y वॉज अ फंक्शन ऑफ x. वी विल चेंज x by small amount which is dx and we will observe कि y में क्या चेंज आता है, राइट. और जो y में चेंज आएगा we will call it dy. सिंपल. और उसके बाद जो y में चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू जो हमने x में चेंज किया था, this ratio will be called as differentiation of differentiation of y with respect to x. इस रेशो को बोलते हैं डिफरेंशिएशन. एक बार शुरू से देख लेते हैं कि हमें वेरिएबल्स का पता चला, एनीथिंग दैट चेंजेस. उसके बाद हमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स का पता चला, दो वेरिएबल जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, विच मींस कि एक को चेंज करने से अगर दूसरा चेंज होता है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. उसके बाद हमने देखा कि बड़ी जो इंटरवल है उसमें चेंज को ऑब्जर्व करने का क्या मीनिंग है और छोटे इंटरवल में चेंज को ऑब्जर्व करने का क्या मीनिंग है. तो हमने आइडेंटिफाई किया कि इट इज मोर सेंसिबल कि अगर हम छोटे चेंजेस देखते हैं दैट विल गिव अस अ बेटर आइडिया ऑफ एनालाइजिंग ट्रेंड्स कि क्या वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. और उसी वजह से हमने स्मॉल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशन दिया, दैट इज टू राइट डी विथ द वेरिएबल जिसके लिए हम स्मॉल वैल्यूज ऑब्जर्व कर रहे हैं. जैसे यहां पर x के साथ कर रहे हैं सो इट इज dx. सिमिलरली y के साथ करेंगे तो इट विल बी dy. और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं. लेट्स से कि मुझे आपसे एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल की बात करनी है, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल की, तो विल कॉल इट dt. सिमिलरली कोई छोटी सी हाइट की बात करनी है तो विल कॉल इट dh एंड सो ऑन. उसके साथ साथ व्हेन यू विल राइट दिस एज रेशियो, तो इस रेशियो को हम बोलते हैं कि इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y. दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ द आउटपुट जो हम फाइंड कर रहे थे विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट था. यहां तक बात क्लियर है? किसी को यहां तक कोई डाउट है, कोई चीज रिपीट करानी है, एक बार पूछ लो. नाउ विल स्टार्ट विद कैलकुलेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन. कि डिफरेंशिएशन ये तो पता चल गया होता क्या है, लेकिन करते कैसे हैं अब हमें उसके बारे में बात करनी. क्लियर है यहां तक? चलिए डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी कैलकुलेशंस देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम बात करेंगे. डेफिनेशन हो गई हमारी. ये सब अभी डिफाइन करेंगे. पहले डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. देखो अब हो क्या रहा है यहां पर. लेट्स से
कि हमारे पास एक, बहुत ध्यान से देखना, हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल, राइट। और हमने क्या किया, इस सर्कल में, मतलब इस सर्कल से थोड़ा सा, लाइक दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस, ठीक है। आई कैन से कि यहां पर जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस सर्कल, वी कैन राइट इट एज कितना, पाई आर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर रेडियस एंड एरिया आर टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स? यस। अगर मैं रेडियस को चेंज करूंगा तो एरिया चेंज हो जाएगा, रेडियस को डिक्रीज करूंगा तो एरिया कम होता चला जाएगा, एंड सो ऑन। नाउ इफ आई वांट टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, राइट, तो डिफरेंशिएशन में हमें सबसे पहले रेडियस को बहुत थोड़ा सा चेंज करना। रेडियस को देखिए एक बार थोड़ा सा चेंज करके, अगर मैं रेडियस को थोड़ा सा चेंज करता हूं तो यू विल फाइंड कि अब रेडियस इस तरह से दिखाई देगा, थोड़ा सा चेंज हो गया। एंड आई विल डिनोट दिस वैल्यू एज, क्या वैल्यू है ये, डी आर, बिकॉज इट इज रेडियस, तो स्मॉल वैल्यू को डी आर से रिप्रेजेंट कर। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक? नाउ इफ आई वॉन्ट टू राइट डी ए, कोई बता सकता है कौन सा एरिया होगा जो डी ए को रिप्रेजेंट करेगा? जितना हमने इंक्रीज किया है, तो लेट्स से कि शेड कर देते हैं उस पोर्शन को, दिस शुड बी द पोर्शन। सिंपल। अगर मैं डी ए को लिखना चाह रहा हूं तो डी ए इज नथिंग बट, आई थिंक वी कैन राइट इट एज पाई आर प्लस डी आर होल स्क्वायर, विच इज द रेडियस ऑफ दिस कंप्लीट बिग सर्कल, और इसमें से अंदर वाला पोर्शन माइनस कर देता हूं, तो इट इज माइनस पाई आर स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट, राइट। इसमें से हम पाई कॉमन ले लेते हैं एंड इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस डी आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, फटाफट लगाते हैं, बताइए जरा क्या आएगा। वेरी गुड, ए प्लस बी, आर प्लस डी आर प्लस आर, आर प्लस डी आर माइनस आर, तो इट इज डी आर। इतना ही बचेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। आफ्टर दिस ये डी आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी आर को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद पाई कितना आएगा, आर डी आर, पहले तो इधर मल्टीप्लाई, इसे स्क्वायर मत कर देना, डी आर इज इटसेल्फ अ टर्म। ऐसा नहीं है कि मैं डी आर को आर में मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम डी आर स्क्वायर, बिकॉज ये डी मल्टीप्लाइड बाय आर नहीं है, डी आर इज इटसेल्फ अ कंप्लीट सिंबल, राइट, सो इट विल बी आर डी आर, सो इट इज लाइक वैल्यू ऑफ रेडियस मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल चेंज इन रेडियस, राइट। इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट टर्म, प्लस डी आर स्क्वायर प्लस आर, 2r dr हो जाएंगे। अच्छा, बिकॉज वी हैव टेकन दिस dr टू बी वेरी स्मॉल, तो क्या dr का स्क्वायर ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा? सो इट इज लाइक, लेट्स से dr का जो वैल्यू था दैट वाज 10 raised to power minus 6, अब इसे स्क्वायर करो जरा, इट विल बिकम 10 raised to power minus 12, विच बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। तो वी कैन एज्यूम कि क्योंकि हमने dr का वैल्यू बहुत स्मॉल चूज किया था, तो दिस वैल्यू विल बिकम 0। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज कितना, dA इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर लिख देते हैं, कितना होगा, इट इज 2 पाई आर dr, राइट। सो इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन, तो इसे कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट dA बाय dr, राइट, शुड बी इक्वल्स टू, कितना आ रहा है ये, 2 पाई आर।
सिंपल, dr को बस इधर ले आए एंड दैट इज हाउ वी गॉट 2 पाई आर। अब आप लोग मुझे सोचकर बताना, आराम से सोच लेना, एकदम से आंसर करने की जरूरत नहीं है। इज देयर अ रीजन व्हाई इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल जो हमारे पास था? ये सर्कमफेरेंस के इक्वल क्यों है, ये देखना है। लाइक दिस कैन बी द इक्वेशन जिससे आप थोड़ा सोच सकते हो। चेंजेस वेरी स्मॉल, वो तो ठीक है, बट व्हाई इज इट लाइक ये सर्कमफेरेंस के इक्वल आ गया, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। अच्छा, बिकॉज यहां पर चेंज बहुत छोटा है तो वी आर मल्टीप्लाइंग 2 बाय आर, ऐसा सोचकर देखना। लेट्स से कि मैं ये जो ऊपर वाली स्ट्रिप है इसी का तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है। मैं एक काम करता हूं, इसे एज अ स्ट्रिप कंसीडर करता हूं और एक जगह से कट कर देता हूं। कट करने से एरिया पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कट करने के बाद उसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस कर देता हूं। सो इफ यू विल प्लेस इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यू विल फाइंड दिस डायग्राम टू बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा दिखेगा। ऑलराइट, नाउ जस्ट टेल मी कि कितना लेंथ होगा इसका, कितना होगा? अरे 2 पाई आर, इट इज सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, तो कितना 2 पाई आर। और विड्थ कितना होगा? डी आर। then why not this value should be equals to 2 pi r dr? Because it would act like a rectangle. The only problem is कि अगर आपने इस dr को स्मॉल कंसिडर नहीं किया, मान लो एक बार को नहीं किया, ये अगर dr स्मॉल नहीं था, then you cannot treat it as a rectangle. Then you will find कि बाहर वाला जो साइड है वो तो थोड़ा ज्यादा हो गया है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा सर्कमफेरेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, और अंदर वाला साइड थोड़ा कम रह गया है। इन दैट केस ये डायग्राम आपको थोड़ा सा ऐसा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ऊपर वाला साइड थोड़ा बड़ा दिखेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। And we cannot treat it as a rectangle, and that will be the real problem जिसकी वजह से हम ये स्मॉल चेंज ऑब्जर्व कर। बात समझ पा रहे हैं? सो द डिफरेंशिएशन ऑफ पाई आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी कितना? 2 पाई आर। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, वेरी सिमिलर टू दिस। जैसा एग्जांपल ये है वैसा ही एक और एग्जांपल लेंगे, देखते हैं जरा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर, सो दिस इज द स्क्वायर प्लेट एंड द साइड लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर इज x, राइट? एरिया कितना होगा? एरिया इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। व्हाट डू यू थिंक, x और a डिपेंडेंट वेरिएबल्स है? यस। अगर मैं x को चेंज करूंगा तो a चेंज हो जाए। सो आई विल इंक्रीज वैल्यू ऑफ x बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट। x की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड वी विल चेक एंड ऑब्जर्व कि एरिया में कितना चेंज आता है। ऑलराइट, एंड देन वी विल अगेन डिफाइन कि उसका डिफरेंशिएशन कितना रहने वाला। सो अगर मैं यहां पर थोड़ा सा इंक्रीज करके देखता हूं, एक काम और करते हैं कि हम इसे एक ही साइड में इंक्रीज कर लेते हैं, लेट्स से इस तरह से। तो इट्स लाइक कि शुरुआत में अगर मेरे पास दिस वैल्यू वाज x, तो अभी ये वाला जो पोर्शन होगा दैट विल बी dx। थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा दिया है। एंड सिमिलरली अगर इधर वाली साइड पर बात करें, सो टिल दिस पॉइंट, यहीं तक बात कर रहा हूं मैं, यहां तक दिस वैल्यू वाज x, तो नीचे जो हमने इंक्रीज किया होगा, रखो, नीचे जो हमने इंक्रीज किया होगा दिस इज dx। एंड सेम गोज फॉर दिस साइड, जो कि इधर x है तो ये dx ऑलरेडी बढ़ चुका है, राइट? तो हम हर जगह से देख चुके।
So if I want to write DA, which is change in area, तो कौन सा पोर्शन होगा दैट विल रिप्रेजेंट चेंज इन एरिया? आई थिंक वो ये एक्सटेंडेड पोर्शन होना चाहिए जो हमें यहां पर इस जगह पर नजर आ रहा है. सिंपल. So I'll divide this area into 3 parts. One is this rectangle यहां तक, second one is this square and third one is this rectangle. 3 parts में मैं इसे डिवाइड कर दूं. राइट? अगर फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो मैं एक बार इन्हें तीनों को ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर. तो वी हैव लेट्स से अ वर्टिकल रेक्टेंगल, देन वी हैव अ स्क्वायर, then we have a horizontal rectangle. ये वो 3 पोर्शन है जो तीनों मिलाकर एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे. राइट? ये जो रेक्टेंगल है वो ये वाला है, इधर जो स्क्वायर वाला पोर्शन है वो ये स्मॉल स्क्वायर, एंड देन दिस रेक्टेंगल. ये 3 पार्ट. अब मैं काम करता हूं कि थ्रू ज्योमेट्री इन तीनों के एरिया लिख लेता हूं. पहले वाले रेक्टेंगल का अगर एरिया लिखूंगा तो कितना आएगा? वेरी गुड, इट इज x इंटू डी एक्स. और x में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने यहीं तक लिए लेंथ कंसीडर की. सिमिलरली अगर इधर वाले पोर्शन का लिखेंगे तो कितना आएगा? dx होल स्क्वायर. वेरी गुड. क्या इसका कोई मीनिंग है dx स्क्वायर? नो. इट विल बी लाइक, अगर आप ऐसा लिखते भी हो ना कुछ, तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे मैं आपसे पूछूं कि दिस इज 8 एंड कैन यू ट्रीट दिस अपर पार्ट एज 0. इसका कोई मतलब थोड़ी हुआ. सो इफ dr और dx इज अ कंप्लीट सिंबल, तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो इस पूरे पर लगे. d और x इंडिविजुअल टर्म्स या इंडिविजुअल वर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं यहां. dx अपने आप में एक टर्म. राइट? चलिए, तो x dx प्लस dx स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज very good x dx. perfect. so it is equals to d. again क्या हम ये dx स्क्वायर नेग्लेक्ट कर सकते हैं? ऑल राइट. तो dx स्क्वायर हमारा आ जाएगा कितना? 0 एंड द आंसर विल बी कितना? dA इज इक्वल्स टू 2x dx. dx को नीचे ले आते हैं. so the differentiation of a with respect to x is राइट. लेकिन क्या हमेशा ऐसा फंक्शन मुझे मिलेगा? तो आई विल ट्राई टू ड्रॉ दिस और फिर मैं उसका एरिया कैलकुलेट करने की सोचूंगा, तो ऐसा भी नहीं. इनफैक्ट इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एवरी टाइम दैट यू ड्रॉ ज्योमेट्रिकल डायग्राम और उसके बाद आप उसमें चेंज ऑब्जर्व करो. सो व्हाट वी विल डू इज, हम इन कैलकुलेशंस को अलग से सीखेंगे, अलग से मतलब अभी, और तब ये आइडेंटिफाई करेंगे वेदर वी आर गेटिंग दीज आंसर्स एज करेक्ट और नॉट. ठीक है? तो देखते हैं जरा. सो वी हैव रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन. द फर्स्ट रूल इज, इफ यू हैव अ डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएशन उसका कांस्टेंट रहने वाला है, एंड देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दिस. मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू c, कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है. क्या y और c डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? नहीं. आई हैव टेकन दिस c एज अ कांस्टेंट. तो मैं इसे साइड में डिफाइन भी कर देता हूं कि कैपिटल C इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट. राइट? अब आप सोचो जरा, अगर मैं यहां पर आपसे बोलता हूं कि मैंने x में dx चेंज किया, तो y में कितना चेंज आएगा? तो से y में 0 चेंज आएगा. एंड व्हाट इज द रीजन कि y में 0 चेंज आएगा? जब y x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो फिर y में क्यों चेंज आएगा? भाई अगर इस तरह से लिखा होता कि, इस तरह से लिखा है कि एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप x को चेंज करोगे तो a को फर्क पड़ेगा. लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एरिया इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, अब आप x को कितना ही चेंज करते रहो, इसी इक्वेशन को पता ही नहीं है कि x कौन है.
राइट? सो एवरी टाइम यू राइट अ कांस्टेंट, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है दैट विल बिकम जीरो। और इसीलिए अगर मैं इस नोटेशन की बात करूं, तो विल फाइंड कि dy बाय dx विल बिकम जीरो फॉर अ कांस्टेंट। व्हाट डू यू थिंक ऑफ dy बाय dy और dy बाय dt? लेट्स से कितना होगा? जीरो, बिकॉज ये t पर ही कौन सा डिपेंड कर रहा है? इनफैक्ट ये किसी भी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मैं y को किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो इट विल ऑलवेज बी जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। सो इफ आई राइट एनी नंबर एंड आई वांट टू डिफरेंशिएट दिस, तो कितना डिफरेंशिएशन आएगा? जीरो। सो दिस इज द फर्स्ट रूल दैट वी हैव फॉर डिफरेंशिएशन। ऑलराइट, क्लियर है? सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड इज पावर रूल। बहुत सिंपल है ये भी, बस एक बार कैलकुलेशन को ध्यान से देख लेना, उसी से समझ आ जाएगा। व्हाट वी मीन बाय पावर रूल इज कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर उसकी कुछ पावर लिखी हुई है, तब कैसे डिफरेंशिएट करना। n कैन रिप्रेजेंट एनी कांस्टेंट, मतलब n का वैल्यू 1 2 3 5 7 कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी अ कांस्टेंट। और x will represent a variable, so it is more like a variable raised to power constant। इस टाइप का डिफरेंशिएशन हम सीख रहे हैं। क्या ये डिफरेंशिएशन ऐसा ही है जैसा हमने अभी एरिया वाला डिफरेंशिएशन देखा था? यस, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट, राइट? तो एक बार देख लेते हैं आगे चल के कि इस केस में इफ यू विल डिफरेंशिएट दिस तो आपके पास क्या आंसर आएगा। सो वी कैन राइट dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल रूल है, ये जो पार है इसे हमें पहले लिखना है, विच इज n एंड x रेज टू पावर n माइनस। इनफैक्ट अभी जो हमने किया था थ्रू ज्योमेट्री वो भी सेम ही चीज थी। एक बार इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक इफ देयर इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अभी जो हमने किया था, नाउ आई विल यूज दिस रूल। तो कितना होगा? dy बाय dx इज इक्वल्स टू, क्या करना है हमें सबसे पहले? 2x। सो इट इज 2x रेज टू पावर 2 minus 1 which is nothing but 2x. Simple, right? Let's say if it is y is equals to 1 upon x cube, तो पहले आपको इस 1 अपॉन एक्स क्यूब को इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा एंड देन वी विल डिफरेंशिएट। तो क्या है ये फॉर्म? y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर माइनस। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे इट विल बी dy बाय dx और ये पावर पहले आ जाएगी, सो इट इज -3 x रेज टू पावर -3 माइनस 1। सो इट विल बिकम, कितना हो जाएगा ये? -3 x रेज टू पावर -4 विच इज नथिंग बट -3 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4। सिंपल, राइट? चलिए एक और देखते हैं एग्जांपल। मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x, कितना होगा? dy बाय dx इज इक्वल्स टू x, एक सेकेंड, x 2 रेज टू पावर x माइनस 1, राइट? क्लियर है सबको? अरे क्यों क्लियर हो गया ये तुम्हें? इट इज कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल, इसके लिए नहीं है ये रूल। अभी तो बात हुई थी हमारी, इसमें जो वेरिएबल है वो तो पावर में चला गया और कांस्टेंट बेस में है,
सो दैट रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दीज केसेस जिसमें वेरिएबल पावर में लिखा हुआ, पावर में कांस्टेंट ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहां पर स्पेशली यहां पर मेंशन किया है, इट शुड बी अ केस ऑफ वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट, राइट। कोई बात नहीं, अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या पता उसमें तुम्हें ठीक से समझ आ जाए। तो वी हैव y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर पाई, कितना होगा? हाँ, पाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पाई x रेज टू पावर, डरने की कोई बात नहीं है, ये सही आंसर है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन दैट वी हैव फॉर पावर रूल। जल्दी से बताना जरा। y इज इक्वल्स टू कितना होगा? वेरी गुड। So it is y is equals to x raised to power 1 by 5. We can differentiate, which will become dy by dx 1 by 5 x raised to power 1 by 5 minus 1, which will become x raised to power minus 4 by 5. नीचे ला सकते हैं, so it will become 1 by 5 and x raised to power 4 by 5 by 4 नहीं, 4 by 5 ही रहेगा, right? So the differentiation of this fifth root of x will become 1 by 5 x raised to power 4 by 5. That is the answer we have for this one. ठीक है, ये पार रूल में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, रिपीट कराना है, बोल दो एक बार। ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूछ लिया करो जो भी चीज रिपीट करानी है। क्लियर है? चलो परफेक्ट। इतने ये डिफरेंशिएशन खत्म होगा ना, इतने तुम्हारे बाल भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। नहीं, बीच बीच में करते रहो, हवा से उड़ रहे होंगे ना। थोड़ा कॉम वॉम लाते हो, कंघा लाते हो? नहीं, हाथ से कब तक करते रहोगे? दिक्कत नहीं आएगी? इतने बढ़िया लहराते हुए बाल है तुम्हारे। y इज इक्वल्स टू, ये कह रहा है देयर इज अ कांस्टेंट इन मल्टीप्लीकेशन, तो इट्स लाइक y इज इक्वल्स टू, कोई एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, और जो रूल हमने अभी पढ़ा था वो एज इट इज है कि x रेज टू पावर। सो इस टाइप के फंक्शन का क्या एग्जांपल हो सकता है? y इज इक्वल्स टू इट्स 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। आ गया ना इस बार 3 मल्टीप्लाई में। तो इस रूल के अंदर हमें यह समझना है कि इसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही आसान है, कि इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो उसे मल्टीप्लाई में रहने दो, बस सिंपल हो गया, इतना ही है इसका डिफरेंशिएशन। तो यहां पर क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स, वाई नहीं कितना 3, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे बाय द सेम रूल, कितना 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1। आंसर आ चुका है, यही है बस आंसर। क्या कहते हो, 2-4 क्वेश्चन तुम्हें दे दूं तो तुम आंसर कर करके बता दोगे ना? निकालो नोटबुक, रफ नोटबुक निकालो, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताएगा। पूछना है कुछ? नहीं, बोल दो, बोलो। पहले, अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ जी, पूछना है कुछ, बता। अभी आएंगे, अभी इसके रूल्स आएंगे, अभी प्लस माइनस में टर्म्स आगे आएंगे। एक चीज और देखनी है आपको कि अभी हमने सिर्फ एक ही टर्म का डिफरेंशिएशन सीखा है,
है ना, वी आर नॉट हैविंग मल्टीपल टर्म्स जिसमें बीच में प्लस माइनस के साइन आएंगे, उसके रूल सभी आगे आएंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताना जरा, y इज इक्वल्स टू -5 टाइम्स x रेज टू पावर, या फिर यहां पर 3 लिखा हुआ है, दिस इज x, और यहां पर 2 लिखा हुआ है। अब खुद के लिए तो सिंपल क्वेश्चन रखूंगा ना, तुम लोगों को तो टफ ही दूंगा, ये वाला करके बताओ। माइनस -5, सिर्फ -5 आंसर, डिफरेंशिएट नहीं करोगे इसे? डिफरेंशिएट करके x खत्म हो गया? नहीं नहीं, यहां पर 3 भी लिखा हुआ है, क्यूब रूट है ये। हाँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा कि सिर्फ अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा के दे दूंगा यार। आगे आंसर, आगे बोलो क्या आंसर आया। ऑल राइट, आ सकता है, हाँ। -10 ऑल राइट क्यूब रूट ऑफ एक्स हो सकता, वो मतलब डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में? डिनोमिनेटर में, तो एक्स रेज टू पावर -1/3 बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करने की कोशिश करेंगे। क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? इट इज -5 एक्स रेज टू पावर कितना, 2/3। वेरी गुड, सिंपल। और अब डिफरेंशिएट किया जा सकता है, देखते हैं क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल्स टू -5 एक्स रेज टू पावर 2/3, so dy by dx is equals to कितना, -5 2/3 x raised to power 2/3 -1, so it is equals to -10/3 x raised to power -1/3, it is dy by dx। ये हमारा फाइनल आंसर, बिल्कुल रख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज -10/3 एंड क्यूब रूट ऑफ एक्स, ऐसे लिखना चाह रहे हो, एक्स रेज टू पावर 1/3, वो एक ही बात है। वी कैन ऑल्सो पुट 10 रेज टू पावर -1 और उसे नीचे लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर -1 उसे ऊपर लिख सकते हैं, एंड व्हाट नॉट। 10 को 5 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 टाइम्स 3 लिख सकते हैं, है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑब्वियसली वी हैव टू चूज आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, तो वो किस फॉर्म में उसे फाइनली लिखना है, दैट विल वेरी एंड डिपेंड ऑन द ऑप्शंस ओनली, राइट। तो मेरे ख्याल से ये रूल भी तुम्हें समझ आ गया है, इसका मतलब मैं सही आंसर बता ही दिया है। नेक्स्ट इज द सम रूल। सम रूल मीन्स कि अगर मल्टीपल टर्म्स प्लस माइनस हो रही है, सम रूल का मतलब प्लस से नहीं है, अगर प्लस माइनस हो रही है मल्टीपल टर्म्स, तो यू कैन डिफरेंशिएट देम इंडिविजुअल, हर एक को आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो, विच मीन्स कि सीधा इसका एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 3x³ प्लस 9/x², तो आई विल जस्ट डिफरेंशिएट एवरी टर्म इंडिविजुअली और उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। लाइक अगर मैं इसे dy by dx करता हूं, कितना होगा, इट इज 3 एज इट इज, x³ के लिए 3x², देन अ प्लस साइन, इट इज 9 टाइम्स, इट शुड बी x रेज टू पावर -2, तो कितना होगा, -2 x रेज टू पावर -2 -1, राइट। सो व्हेन वी विल राइट, कितना हो जाएगा ये, इट इज 9x² माइनस 18/x³, राइट, बिकॉज x रेज टू पावर -3 होगा, उसे हम 1/x³ लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर वी हैव फॉर dy by dx।
तो बता दो जरा एक और क्वेश्चन फिर। y इज इक्वल्स टू √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। अभी 2 क्लास और है फिजिक्स की। पता है टाइम टेबल? फिर तो ठीक है, तुम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड तो होंगे ही। फिर अभी हो जाएगी, 2-4 दिन में आदत हो जाएगी 4 बजे तक लगातार पढ़ने की, 3:40 तक एटलीस्ट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं किया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, बिकॉज पहले तो आपको ना ये पार पूरी ओपन करनी पड़ेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद हर एक टर्म इंडिविजुअली डिफरेंशिएट होगा। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग रूल्स हैं। एक काम करते हैं, अभी हमारे पास एक और क्लास है, उस क्लास में इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग का इंटरवल का टाइम भी इंपॉर्टेंट है। हाँ।